चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरली ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूले से भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में टोटल 6 पॉसिबल ऑपरेशंस होते हैं। जो ऑपरेशन रो के लिए होते हैं, सिमिलर वही ऑपरेशन हम कॉलम के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो 3 ऑपरेशन हमारे रो के होंगे और 3 ऑपरेशन हमारे कॉलम के होंगे। अब वो ऑपरेशन क्या होते हैं वो मैं आपको समझा दूं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। a इज इक्वल टू 2 3 4 5 -2 6 3 2 1। सपोज ये मैंने एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन की बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करूं, तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये होता है कि इंटरचेंजिंग एनी 2 रो एंड एनी 2 कॉलम इज नो चेंज इन द गिवन मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं बात करूं कि इसको हम इन जनरल लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, RI इंटरचेंज RJ। इस तरह से हम इन जनरल हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन अगर लगाना है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। सपोज मुझे कोई 2 रो को इंटरचेंज करना है। याद रखना, रो हमेशा टॉप से बॉटम काउंट किया जाता है, तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट किया जाता है काउंट, तो C1 C2 ये C3 है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे एक्सप्रेस करूंगा मैं, किसी भी 2 रो को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में लिखूंगा कैसे, वो जरा हम देखते हैं। तो सपोज करिए ये R1 है और एंड ये है हमारा R2। अब अगर मैं R1 को R2 में चेंज करना चाहता हूं तो मैं R1 के सामने ये एरो लगाऊंगा। इस एरो को हम बोलते हैं टेंस टू, यानी कि R1 के सामने अगर एरो हो यानी कि टेंस टू का साइन है, इसका मतलब R1 चेंज हो रहा है। तो R1 किस में चेंज हो रहा है, R2 में। तो R2 किस में चेंज होगा, R1 में। तो इसे हम पढ़ेंगे R1 टेंस टू R2, यानी कि R1 चेंज हो जाएगा और उसकी जगह R2 आ जाएगा। और इसे हम पढ़ेंगे R2 और इसके सामने ये जो एरो देख रहे हो आप, इसे बोलेंगे R2 टेंस टू R1, यानी कि R2 की जगह पे चेंज हो जाएगा और आ जाएगा R1 रो फर्स्ट। तो चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो R1 चेंज हो रहा है R2 में और R2 चेंज हो रहा है R1 में, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। तो 5 - 2 6 और सेकंड रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 3 4 और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। सिमिलर मैंने जैसा आपसे बोला था, जो ऑपरेशन हम रो के लिए पढ़ते हैं वही कॉलम के लिए होता है। तो कॉलम को भी हम किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इन जनरल लिखेंगे CI इंटरचेंज CJ। अब सपोज आपको कोई भी 2 कॉलम ले लिए जिसको इंटरचेंज करना है। सपोज मैं C2 को चेंज कर रहा हूं C3 में और C3 को चेंज कर रहा हूं C2 में। तो कैसे होगा, तो रिमेनिंग रिजल्टेंट मैट्रिक्स में C1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो वो एज इट इज लिखेंगे 2 5 3। अब C2 में C2 चेंज हो जाएगा C3 में, तो C2 की जगह पे C3 वाले एलिमेंट आएंगे, मतलब थर्ड कॉलम के, तो 4 6 1। और C3 की जगह पे क्या आ जाएगा, C2, यानी कि 3 - 2 2। तो इस तरह हमने देखा कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी भी 2 रो को आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और किसी भी 2 कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि हम किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑपरेशन की। तो सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखने की बात करूं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे RI चेंज K इंटू RI। अगर मैं रो में बात करूं, रो ऑपरेशन की एलिमेंट्री, एक बात का ध्यान रखना, ये के 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एलिमेंट ये हो सकता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम सपोज करिए आप किसी रो को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप R1 को चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, R1 और ये लगा देंगे टेंस टू, यानी कि एरो। ये एरो चेंज का साइन डिनोट करता है। तो R1 चेंज हो रहा है। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग,
किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, सपोज वो 2 है तो 2 इंटू R1, तो हमने R1 को चेंज किया है और क्या चेंज किया है, R1 में 2 का इंटू किया है, यानी कि R1 यानी फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले R1 वाले सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए, अब इसमें इंटू करना है 2, तो हमने 2 कर दिया। तो इस तरह हमें R1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट से इंटू होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कैसे लिखेंगे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स, R1 में हमने ऑपरेशन लगाया था 2 इंटू R1, तो R1 जो हमें चेंजिंग मिला वो क्या मिला 4 6 8। अब R2 और R3 हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमने एट अ टाइम उसमें कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया है। और सिमिलर यही चीज हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में हम इन जनरल बात करें तो लिखेंगे CI चेंज K इंटू CI। अब सपोज करिए आपने कोई एक कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, सपोज मैंने C2 को चेंज किया और C2 में मल्टीप्लाई किया 1/3 का, तो कैसे लिखेंगे हम, तो फिर से कहूंगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स में C1 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब C2 में 1/3 का इंटू किया है तो देखिए क्या हो जाएगा, C2 के ऑल एलिमेंट से 1/3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3/3 माइनस 2/3 एंड 2/3, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज आएगा क्योंकि एट ए टाइम हमने उसमें कोई ऑपरेशन नहीं यूज किया था। तो इस तरह हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट 0 ना हो, तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑपरेशन। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट थर्ड ऑपरेशन की, कि थर्ड ऑपरेशन क्या होगा। तो थर्ड ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ऑपरेशन ये कहता है कि हम किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या फिर किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर किसी रो के साथ किसी दूसरे रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं R1 में ऐड करना चाहता हूं 2 इंटू R2 को, सपोज मैं R1 को कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं। सपोज मैं R1 यानी कि फर्स्ट रो में ऐड करना चाहता हूं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को, लेकिन कैसे ऐड करना चाहता हूं, सेकेंड वाले रो के एलिमेंट के साथ 2 का यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके मैं R1 के साथ ऐड करना चाहता हूं, तो ऐसा करने पे R1 चेंज हो जाएगा। याद रखना जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं एलिमेंट्री रो या कॉलम का, तो जिसको हम चेंज करते हैं पहले हम ऑपरेशन में उसी को लिखते हैं। R1 चेंज, R1 को मैंने यहां पहले लिखा था इस ऑपरेशन में, इसलिए R1 ही बदलेगा। तो R1 टेंस टू मतलब चेंज होगा। क्या चेंज होगा R1 में, कि R1 पहले लिखा जाएगा और फिर जो भी आप चेंज कर रहे हो R1 के साथ दूसरे रो को ऐड करके या दूसरे रो को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो आप लिखोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है R1 + 2 R2, तो यानी कि इसको हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले R1 है तो R1 के सारे एलिमेंट पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद 2R2 हमें चाहिए, यानी कि R2 तो हमें लेनी ही है पर उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो R2 के ऑल एलिमेंट से 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10 माइनस 4 और 2 6 जा 12। अब हमें इसे ऐड करना है तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये 12, ये प्लस माइनस माइनस होके -1, ये ऐड होके 16। तो इस तरह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसे हम कैसे लिखेंगे, हमने R1 को चेंज किया था तो R1 क्या मिला हमें 12 -1 16 जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। फिर उसके बाद R2 और R3 एज इट इज रहेंगे क्योंकि एट अ टाइम उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो 5 - 2 6 3 2 1। और ऐसे ही आप कॉलम के साथ भी कर सकते थे। मान लीजिए मैं कॉलम की अगर बात करूं तो सपोज करिए मैं किसको चेंज करना चाहता हूं, C2 कॉलम को, और C2 कॉलम में मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूं, C1 कॉलम को। तो याद रखना जिसे आप चेंज करते हो हमेशा पहले उसे लिखा जाता है ऑपरेशन में। तो C2 और ये एरो बता रहा है कि C2 चेंज होगा। अब C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, तो पहले C2 ही लिखेंगे क्योंकि C2 चेंज हो रहा है। अब उसमें C1 को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैंने यहाँ प्लस किया और C1 लिखा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, याद रखना रिजल्टेंट मैट्रिक्स में C1 और C3 एज इट इज आएगा क्योंकि अभी हमने एट अ टाइम यहाँ पर एक ही ऑपरेशन लगाया है कॉलम के लिए, 2 5 3, और थर्ड वाला भी एज इट इज लिखेंगे 4 6 1। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट कैसे मिलेंगे हमें, पहले C2 है तो C2 जो है आपका सेकंड वाला कॉलम, उसके सारे एलिमेंट आप पहले लिख दीजिए। तो 2 3 फिर -2 और फिर 2, ठीक है। अब इसके बाद प्लस करना है C1, तो C1 के एलिमेंट लिख दीजिए 2 5 3। अब हमें ऐड करना है तो हमने प्लस कर दिया, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 5।
तो हमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट मिले 5 3 5। तो इस तरह हम किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, या फिर किसी रो में किसी दूसरे रो के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे बेसिक 6 टोटल ऑपरेशन होते हैं, 3 ऑपरेशन रो के और 3 ऑपरेशन कॉलम के। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। पहला ऑपरेशन जो होता है एलिमेंट्री रो और कॉलम का, वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में, तो उससे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन ये बोलता है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ध्यान रहे वो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी थी वो ये कहती है कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में ऐड या सेपरेट करें, या फिर किसी भी रो में किसी दूसरे रो के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड या सेपरेट करें, तो भी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। और कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये समझ में आया तो इसे आप लिख लीजिए, और फिर इसके बाद हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू फाइंड करना सीखेंगे दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकें। पर अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी मेथड मेंशन नहीं की जाती है। अगर वहां पे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो आप वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लेंदी हो जाता है। वहां पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आगे जाके हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। एक अनदर फॉर्मूला हमें मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और ये हम ज्यादा यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जब हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पे हमेशा हमें मेथड मेंशन की जाती है। और ज्यादातर देखा गया है बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अंदर कि 4 से 6 मार्क्स का आपको मैट्रिक्स में हमेशा ये क्वेश्चन मिलता है, जहां पे बोला जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और जब मेंशन कर दिया जाता है मेथड बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम फिर वहां पे ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से ए इनवर्स फाइंड करने का, वो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। फिर हमें वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा। इसीलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक को हमेशा अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वो वीडियो में जो चीज दब गई थी, वो जो नहीं आ पाया था, वो ये इसके नीचे है। ऐड ही बस करना था, वो आप देख सकते हैं। 2 और 3 को ऐड किया तो 5, -2 को 5 से ऐड किया तो 3, और 2 और 3 को ऐड किया तो 5, और जो हमें मिला था वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से।